आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमने भौतिक भूगोल के अंदर पृथ्वी की उत्पत्ति, उसके बाद में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा और आज हम बात करने वाले हैं महाद्वीप और महासागरों का जो वर्तमान स्वरूप है, ये इतिहास के अंदर किस किस कंडीशन से गुजरा है कि हो सकते हैं ये इतने दूर दूर जो महाद्वीप हैं ये आपस में कभी जुड़े रहे हों। तो बात करते हैं अपने सबसे पहले विचार की, जो एक मानचित्रवेत्ता के अंदर आया। ये विचार डच के जो विद्वान थे अब्राहम आर्टेलियस, इन्होंने 1596 के अंदर बताया कि हो सकता है इन महाद्वीपों को आपस में जोड़ा जा सकता है, कि जुड़ सकते हैं ये आपस में, कि जैसे कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका के साथ में क्या है, सटाया जा सकता है, मिलाया जा सकता है। तो बात करते हैं अपने इसके बाद में कि लगभग 1620 के अंदर एक बेकन महोदय, फ्रांस के थे बेकन महोदय ने बताया कि ये जो महाद्वीप है हो सकता है इनमें प्रवाह हुआ है, लेकिन इन्होंने कुछ विस्तृत नहीं इस पे बताया। फिर इसके बाद में आए थे जर्मन के वैगनर महोदय मुख्य रूप से क्या थे, जलवायुवेत्ता थे। तो इनका संबंध भौतिक भूगोल के सिर्फ क्या है, क्लाइमेट से था। इनका संबंध महाद्वीपों के विस्थापन से नहीं था कि ये उनके बारे में कुछ बताएं कि महाद्वीप कैसे बने हैं, क्या बने हैं, इनका संबंध नहीं था। लेकिन जलवायुवेत्ता थे तो इनका कुछ इनके सामने समस्या थी। पहली समस्या तो ये थी कि गर्म क्षेत्रों में हिम आवरण का पाया जाना, कि इतिहास के अंदर क्या है, इन्हें प्रमाण मिले कि जो गर्म क्षेत्र है यानी कि भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहाँ पर कभी हिमानी के जो अवशेष है, यानी कि लगा कि उन्हें कि हिमानीकरण के प्रभाव वहाँ पर उनकी चट्टानों पर रहे हैं, यानी कि जो वर्तमान में गर्म क्षेत्र है वो कभी लगातार बर्फ से ढके रहे हैं। दूसरा ये कि शीतल क्षेत्रों में, ठंडे क्षेत्रों के अंदर जहाँ पर आज कोयला पाया जाता है, कहाँ पर, जैसे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, यूरोप में और एशिया के रूस में, तो ये क्या है, बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हैं, बर्फ पाई जाती है, शीतल क्षेत्र हैं। तो ये शीतल क्षेत्र के नीचे कोयले का पाया जाना असंभव है। क्योंकि कोयला हमेशा गर्म उष्ण क्षेत्रों में ही बन सकता है। जैसे कि उष्ण क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में देखें तो जैसे अमेजन, कांगो, इंडोनेशिया, ये यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये भूमध्य रेखा के क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी के कारण और अत्यधिक वर्षा के कारण सघन वनों का जमाव है। तो इतने सघन वनों के अंदर क्या होता है कि भविष्य में ये जब धरातल में भूमिगत हो जाएंगे तो इन्हीं का परिवर्तित रूप कोयला बनेगा। तो जहाँ पर अत्यधिक वृक्षों की सघनता होगी वहीं पर ही तो कोयले का जमाव मिलना चाहिए, लेकिन ये शीतल क्षेत्रों के अंदर कोयला पाया जाना वैगनर महोदय की जलवायु जो निर्धारण का जो एक तरीका था उसके अंदर समस्या पैदा कर रहा था। वैगनर महोदय के सामने दो तथ्य थे, उनमें से एक को चुनना था। पहला तथ्य था कि महाद्वीप स्थिर रहे हैं, परिवर्तन हुआ किसमें, क्लाइमेट में, जलवायु परिवर्तन हुआ है, कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो महाद्वीप हैं वो एक ही जगह स्थिर रहे हैं, और जो परिवर्तन हुआ है वो किसमें हुआ है, अब बाहरी आवरण, वायु के आवरण में, यानी क्लाइमेट के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, जहाँ शीतल क्षेत्र है वहाँ गर्म हो गया, जहाँ गर्म था वहाँ शीतल हो गया। लेकिन दूसरा तथ्य देखें तो कि जलवायु स्थिर रही है, महाद्वीप जो एक स्थान से दूसरी तरफ गतिमान है। तो इनको पहले तथ्य का कोई प्रमाण नहीं मिला, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ हो ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले, लेकिन इन्हें प्रमाण मिले महाद्वीपीय विस्थापन के। इन्होंने चुना महाद्वीपीय विस्थापन को। तो वैगनर महोदय को क्या क्या प्रमाण मिले, तो अपनी चर्चा करते हैं इनके कुछ सिद्धांत के बारे में। वैगनर महोदय ने 1912 के अंदर सिद्धांत लिख दिया, लेकिन उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध की कंडीशन पैदा हो रही थी। 1914 से 1918 तक लगातार विश्व युद्ध चला और इनका सिद्धांत जो है वो दबकर रह गया, प्रचारित नहीं। वैगनर महोदय ने माना कि सभी महाद्वीप एक साथ क्या थे, जुड़े हुए थे। समय था कार्बोनिफेरस युग। कौन सा समय था, कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग कौन सा था, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन पैदा हुआ था, यानी कि वृक्ष पैदा हुए थे, और उस वक्त सारी पृथ्वी पे यानी कि हमारे धरातलीय भाग पे वृक्षों की अधिकता थी, और वो वृक्ष जो है वो धरातल में दब गए होंगे तभी से। चलो बात करते हैं। तो कार्बोनिफेरस युग के अंदर सभी के सभी महाद्वीप एक स्थान पे इकट्ठे थे, नाम दिया था पेंजिया।
ये पेंजिया महाद्वीप जो है उसके चारों तरफ जलीय भाग था। ये जलीय भाग कौन सा? हिंद महासागर, अंध महासागर और प्रशांत महासागर और अन्य आर्कटिक, अंटार्कटिक सभी महासागरों का जल क्या था? महाद्वीपों के बाहर की ओर फैला हुआ था। इसी का नाम था पैंथालासा। पेंजिया का जो है कार्बोनिफेरस युग में ही क्या है? विखंडन होना शुरू हो गया। पेंजिया जो कि खुद सियाल का बना था, नीचे सीमा पर तैर रहा था। यानी कि पेंजिया क्या था? अभी वर्तमान अपने जो मानते हैं, इससे पहले स्वेस महोदय के विचार पढ़े थे सियाल सीमा निफे, उनको जो स्वेस महोदय के विचार हैं उनको वैगनर महोदय ने भी क्या है? स्वीकार किया है। कहा कि सियाल सीमा निफे 3 परतें हैं पृथ्वी की, सियाल सीमा पर तैर रहा है, क्योंकि सियाल जो है सियाल यानी सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सीमा यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सियाल सीमा पर हल्के होने के कारण क्या कर रहा है? तैर रहा है। सियाल कुछ ठोस अवस्था में है, लेकिन सीमा तरल अर्ध तरल अवस्था में है, जैसे कि फेविकोल या कोई गोंद वगैरह, ठीक है, ग्रीस वगैरह, ये तो अर्ध तरल अवस्था के अंदर है सीमा। सियाल सीमा पर तैर रहा है। इसी के कारण क्या है? ये महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति कर रहे हैं। तो बात करते हैं बाहरी आवरण क्या था? जलीय आवरण पैंथालासा, और मध्य में क्या था? पेंजिया। अब इस पे एक बल ने काम करना शुरू कर दिया। पहला बल कौन सा था? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। इसी के साथ में एक बल इसी के साथ में काम कर रहा था, उत्प्लावन बल, जो नीचे से ऊपर की तरफ जल के अंदर धकेलता है। जब कोई वस्तु जल में डाली जाती है तो वो वस्तु एक बार नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, चाहे वो भारी होगी तो वो नीचे चली जाएगी, लेकिन कुछ हल्की होगी तो वो नीचे से ऊपर की तरफ आने लगेगी। जैसे हम तालाब में नहाने के लिए अंदर जाते हैं, गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, तो हमें खुद को महसूस होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स काम कर रही है। तो उत्प्लावन बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही मिलकर क्या है? पेंजिया को ऊपर की तरफ खींच रहे थे, यानी कि उत्तर की तरफ खींच रहे थे, भूमध्य रेखा की ओर खींच रहे थे। तो ये सारे के सारे महाद्वीप कहाँ थे? तो हमें मानना पड़ेगा ये दक्षिणी ध्रुव पे थे। और जो दक्षिणी ध्रुव पे थे, तो दक्षिणी ध्रुव का केंद्र बिंदु कहाँ था? अफ्रीका के डरबन पे, यानी कि अफ्रीका थोड़ा सा मध्य में था। अफ्रीका के चारों तरफ ये घूमे हुए थे, जो भाग है वो घूमे हुए थे। और अफ्रीका का जो दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी अफ्रीका का डरबन जो शहर है, डरबन बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव के ऊपर था। अब वहां से सारे के सारे महाद्वीप ऊपर की तरफ यानी उत्तर की तरफ आ रहे थे। एक और बल काम कर रहा था। फर्स्ट नंबर कौन सा था? ग्रेविटी और उत्प्लावन बल, बियोंसी। लेकिन दूसरा बल कौन सा था? ज्वारीय बल। चंद्रमा और सूर्य दोनों मिलकर क्या है? ब्रेक का काम कर रहे थे। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है ना, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। चंद्रमा और सूर्य मिलकर क्या है? एक फोर्स, ज्वारीय बल, जो आजकल कहाँ लगता है? महासागरीय क्षेत्रों में। चंद्रमा आज महासागरीय क्षेत्र में क्या करता है? खींचता है किसको? जलीय भाग को। तो जल अपने स्तर से कुछ ऊपर उठ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ज्वार। ये ज्वार पहले लगातार प्रभावी था किस पे? महाद्वीपों पर भी। तो महाद्वीपों को भी खींच रहा था कौन? चंद्रमा। अब ये चंद्रमा और सूर्य महाद्वीपों को खींच रहे थे, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही थी, तो महाद्वीप कहाँ आएंगे? महाद्वीप पश्चिम की ओर गतिमान हो जाएंगे। कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ये महाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए, ये लगातार इनसे दूर हो गए। बीच में एक महासागर बन गया, यानी बीच में जो गैप बना उसमें पानी आकर पैंथालासा का पहुंच गया, और उस महासागर को नाम दिया जाता है अंध महासागर। अब बात करते हैं अपने कि पेंजिया और पैंथालासा। पेंजिया जो है उसका भी विखंडन होने लग गया, पेंजिया टूट गया, बीच में क्रैकिंग आ गई। उत्तरी पेंजिया, दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया का नाम क्या रख दिया? लोरेशिया या अंगारा लैंड कहते हैं इसको। क्या नाम रखा? लोरेशिया। तो दक्षिणी जो पेंजिया था उसका नाम रखा गोंडवाना लैंड। उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया के बीच में भी जल भर गया, वहां पर एक सागर का निर्माण हो गया, टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टेथिस सागर के नाम से। अब उत्तरी पेंजिया यानी कि अंगारा लैंड और जिसको अपने एक नाम से जानते हैं लोरेशिया, इनके अंदर कौन कौन से वर्तमान के महाद्वीप थे? तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया लोरेशिया में थे।
लॉरेशियम कौन कौन से थे? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। इसके बाद में दक्षिणी जो भाग था, गोंडवाना लैंड कहा जिसको, उसमें कौन कौन थे? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत यानी कि पहले अफ्रीका के साथ में जुड़ा हुआ था, गोंडवाना लैंड का भाग था, बाद में टूटकर प्रवाहित हुआ और एशिया से टकराया। तो कंपटीशन में काफी बार पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत जो है वो कहाँ का है, किसका हिस्सा था, अंगारा लैंड का या गोंडवाना लैंड का? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में एशिया से आकर टकराया, यानी करोड़ों समय लगता है, करोड़ों वर्ष का समय लगता है। तो ये जो अफ्रीका है, उसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत था, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर अंटार्कटिका, इन महाद्वीपों से मिलकर बना था गोंडवाना लैंड। अब उत्तरी जो पेंजिया था, अंगारा लैंड, उत्तर की तरफ प्रवाहित होने लगा। ऐसे ही पूरा का पूरा दक्षिणी गोंडवाना लैंड भी उत्तर की तरफ प्रवाहित होने लग गया। ये सभी के सभी उत्तर की तरफ प्रवाहित होने लगे। कुछ समय बाद में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका क्या हुआ? पश्चिम की तरफ, अगर यूं देखें तो इधर को आपकी तरफ से देखें तो पश्चिम की तरफ जो है वो गतिमान हो गई। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पश्चिम की तरफ गतिमान हो गई, ये पश्चिम की तरफ जाने लगे। बीच में जल भरा, अटलांटिक महासागर कहलाया। जब अफ्रीका से जब दूरियां बढ़ी, किसकी? भारत की, ऑस्ट्रेलिया की और अंटार्कटिका की, बीच में बन गया हिंद महासागर। ऐसे ही महाद्वीप फैलते गए और जो पेंथालासा जो विस्तृत क्षेत्र में था अब संकुचित रह गया, यानी कि बाहरी जो जलीय आवरण था उसका क्षेत्रफल कम हो गया, जो पेंथालासा से प्रशांत महासागर के रूप में जाना जाने लगा। वैगनर महोदय ने अपने सिद्धांतों के अंदर कुछ पक्षों के प्रमाण दिए थे कि हमें इस आधार पर लगता है कि महाद्वीपीय विस्थापन हुआ होगा। तो उसमें सबसे पहला पक्ष में प्रमाण आता है साम्य स्थापना, जिगसॉ फिट, यानी कि देखने से लगता है ये आपस में क्या है, एक दूसरे में सटा दिए जाएंगे। जैसे कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर अफ्रीका और यूरोप, इनको अगर आपस में मिलाएं तो ये एक रेखा के ऊपर आपस में बिल्कुल स्टिक मिल जाएंगे, वैगनर महोदय ने कहा। वैगनर महोदय ने कहा कि जिस प्रकार से एक टूटा हुआ चीनी मिट्टी का बर्तन है उसको अपने आपस में मिला दें, वैसे ही उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से मिलाया जा सकता है। इसे कहते हैं जिगसॉ फिट, साम्य स्थापना का नियम। इसके बाद में दूसरा नंबर, अगर पक्ष में सिद्धांतों की बात करें तो मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति, यानी कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के अंदर रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण। ऐसे ही हिमालय और आल्प्स पर्वत का निर्माण। ये बतलाता है कि ये महाद्वीप एक दूसरे की ओर गतिमान थे और एशिया से टकराया प्रायद्वीपीय भारत तो हिमालय बना, अफ्रीका जब यूरोप से टकराया तो आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ। ऐसे ही उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जब पश्चिम की तरफ गतिमान थे तो नीचे की सीमा ने ही क्या है, उस पर ब्रेक लगाना प्रारंभ कर दिया, अवरोध पैदा कर दिया, जिसकी वजह से उसका ये वाला भाग ऊपर उठ गया। तो इसी वजह से जो है यूरोप, उत्तरी अमेरिका के अंदर रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज, मोड़दार पर्वतों का निर्माण। इसी के साथ में देखें अपने तो महाद्वीपों के दोनों ही भागों के अंदर अपने को पर्वत का जो क्रम है, जैसे कि कैलिडोनियन, हर्सिनियन, अपलेशियन, तो ये क्रम जो है ये एक रेखा पे बैठता है। ये सभी पर्वतों का क्रम क्या है, अगर इन महाद्वीपों को आपस में मिलाएं तो एक रेखा पे क्या है, ये पर्वतों का निर्माण जो समय है वो एक साथ बैठता है। तो ये भी इसके पक्ष में प्रमाण है। एक जीवों का स्वभाव, जैसे कि स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के अंदर नॉर्वे देश के अंदर लेमिंग नाम के जीव पाए जाते हैं। ये जीव जो हैं ये इनकी संख्या अधिक हो जाने पर ये पश्चिम की तरफ दौड़ते हैं और देखिए नॉर्वे से पश्चिम की तरफ जो है वो अंध महासागर का विस्तार है, तो पश्चिम की तरफ ये गतिमान होते हैं और जल के अंदर डूबकर जान देते हैं। इन्हें यूं लगता है कि प्राचीन समय के अंदर जो उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड जो इनकी बिल्कुल स्टिक जुड़ा हुआ था, फिर धीरे धीरे अलग हुआ। उस समय ये संख्या बढ़ने पर अमेरिका की तरफ गतिमान चले जाया करते थे। उसके बाद में जब थोड़ी सा गैप पड़ा तो ये जलीय क्षेत्र को क्रॉस कर जाया करते थे। फिर गैप और बढ़ा तो इन्हें पता नहीं कि जो क्रॉस कर गए हैं वो जो है चले गए हैं या जल में डूब गए हैं। इसी वजह से लेमिंग नाम के जीव जो हैं वो इस बात को साबित करते हैं कि इस तरफ कोई महाद्वीप हुआ करता था।
इसके अलावा देखें तो दोनों ही महाद्वीपों यानी कि दो महाद्वीपों को आपस में जोड़ें तो अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप को अगर आपस में जोड़ें तो उनकी जो चट्टानों की समरूपता मिलती है, यानी कि चट्टानों की जो बनावट है, परतें हैं और उनके जीवावशेष जो हैं वो भी आपस में मिलते हैं। अगर उनके वनस्पति अवशेष देखें तो भी आपस में मिलते हैं। तो ये भी इसके पक्ष में प्रमाण है। इसके अलावा देखें तो द्वीपीय चाप भी क्या है, महाद्वीपों के विस्थापन को बताते हैं कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जब पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रहे थे तो जहां पर आज कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर का जो पीछे का जो छोटा हुआ जो चाप है यानी द्वीप हैं वो रह गए। कौन कौन से, जिसे अपने पश्चिमी द्वीप समूह मानते हैं। इसी तरह एशिया जो है वो भी पश्चिम की तरफ गतिमान था, जिसकी वजह से वहां पर भी सखालिन, क्यूराइल, जापान, फिलीपींस, इन द्वीपीय चापों का निर्माण हो गया कि जब आगे चल रहा था तो पीछे की तरफ कुछ द्वीप जो हैं वो उससे अलग हो गए, चापों के रूप में छूट गए हैं। तो ये भी क्या है, महाद्वीपों के प्रवाह को दर्शाते हैं। अब वेगनर महोदय ने अपने जो सिद्धांत थे उनमें कुछ गलतियां कर दी जिनका वो जो है वो जवाब नहीं दे पाए। जैसे कि पहला था ज्वारीय बल, कि आज से अगर कार्बोनिफेरस युग के अंदर ज्वारीय बल इतना ही था तो वो महाद्वीपों को खींच नहीं सकता। अगर जितना महाद्वीपों को अगर खींच ले उतना ज्वारीय बल माने तो हमारे आज के वर्तमान ज्वारीय बल से 90 अरब गुना इस ज्वारीय बल को होना चाहिए। अगर इतना ज्वारीय बल होता है तो महाद्वीप ही पूरी पृथ्वी जो का घूर्णन जो है वो भी क्या है, रुक जाएगा। यानी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ गतिमान है, ये गति नहीं कर पाएगी। इसके बाद में बात करें तो अपने सियाल सीमा पर तैर रहा है, बिना अवरोध के तैर रहा है, वेगनर महोदय ने बताया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रहे थे तो उनको सियाल ने ही यानी सीमा ने ही क्या है, रोक दिया, अवरोध कर दिया। तो ये एक ही बात को क्या है, आपस में प्रतिद्वंदी बातें कह गए। एक बार तो कहा कि सियाल सीमा पर बिना अवरोध के तैर रहा है, फिर कह दिया कि कभी अवरोध लगा सीमा का और सियाल यानी कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है वो उससे टकरा गए और ऊपर की तरफ उठ गए। रोकी दो रैंडीज। फिर बात करते हैं अपने तो साम्य स्थापना। अगर अपने अमेरिका और यूरोप को आपस में मिलाएं, अमेरिका और अफ्रीका को साथ में मिलाएं तो उनमें काफी गैप रह जाता है। मिलाने के बाद में भी क्या है, काफी स्थान रिक्त रह जाएगा। फिर इसके बाद में बात करें तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में अंध महासागर के अंदर एक कटक पाया जाता है, अटलांटिक कटक के नाम से एस की आकृति में एक कटक पाया जाता है। वो कटक पहले कहाँ था? अगर था तो इन दोनों महाद्वीपों को मिलाया जाना संभव नहीं है। तो ये थे इसके विपक्ष में प्रमाण, लेकिन फिर भी वेगनर महोदय का जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है काफी प्रसिद्धि में रहा और लोगों ने इसको काफी पसंद किया।